स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट सॉल्यूशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हम पार्ट सेकंड मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर क्लास 10th साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन ए और बी हम क्या कर चुके थे पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके थे। सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। What is meant by the term pH of a solution? The pH of soil collected from two gardens A and B was found to be 6.1 and 5.3 respectively. The soil of which garden is more acidic? इन्होंने पूछा है कि soil जो है वो किस गार्डन की मोर एसिडिक है और जस्टिफाई करिए अपने आंसर को। फिर उन्होंने पूछा है स्टेट विद रीज़न व्हाट वुड हैपन टू द प्लांट ग्रोथ इन गार्डन बी, कि प्लांट ग्रोथ जो गार्डन बी है उसमें प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, उसका रीज़न दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने पूछा है वो फर्स्ट पॉइंट ये पूछा है कौन से गार्डन की सॉइल मोर एसिडिक होगी। तो गार्डन बी जो है उसकी सॉइल मोर एसिडिक होगी 5.3, बिकॉज ऑफ पीएच स्केल में 7 न्यूट्रल होता है और जितने भी 7 से कम होते हैं वो सारे क्या हैं, एसिडिक नेचर के। क्या हैं, एसिडिक नेचर के। और जितने ही 7 से ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज होता रहता है 7 का नंबर, वो क्या है, बेसिक नेचर का। इसीलिए 6.3 जो है 6.1 जो है वो बेसिक नेचर का है और 5.3 क्या है, एसिडिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि 5.3 पीएच स्केल पर यहाँ आएगा और 6.1 पीएच स्केल पर यहाँ आएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे जो इन्होंने पूछा है कि स्टेट द रीज़न व्हाट वुड हैपन टू प्लांट ग्रोथ इन गार्डन बी। गार्डन बी में जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो कैसी होगी। सबसे पहले तो गार्डन बी में जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो इनहेबिटेड रूट ग्रोथ होगी। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अ प्लांट एबिलिटी एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट एंड वाटर। ठीक है, वो इनहेबिटेड करेंगे, जो रूट हैं ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे न्यूट्रंस को, वाटर को। ठीक है, इसलिए तो हमें फिर इसका एसिडिक नेचर ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, चॉक पाउडर को मिलाना चाहिए जिसकी जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो क्या हो, अच्छी हो, गुड हेल्थ के हो। ठीक है। और इसकी जो हाइड्रोजन की ग्रोथ और एल्युमिनियम की ग्रोथ इंक्रीज हुई होती है सॉइल में, इसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में बोला गया है शो द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो MgCl2 का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, Mg, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 12 होती है। और जब भी ये क्लोरीन से रिएक्ट करती है, ठीक है, तो क्लोरीन के 2 एटम्स से रिएक्ट करती है। क्लोरीन के लास्ट क्लास में कितने होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 17। तो लास्ट क्लास में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं इसके। ठीक है। अब अपना ये ऑक्टेन पूरा करने के लिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम एक इसके साथ वो इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, एक इसके साथ करता है। तो इसका पूरा जो क्लोरीन का बाहर वाला सेल होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जिससे ये क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और बनाते हैं। Mg है, इसने क्या किया है, गिव किया है तो 2+ आयन आते हैं। और क्लोरीन जिसने क्या किया है, इससे इनटेक किया है, यानी कि लिया है, गेन किया है, तो इसके पास कितने एटम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, आगे देखो। और इसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, MgCl2। क्लियर स्टूडेंट? अब आते हैं इसके पार्ट बी पर। ये पार्ट क्या था, ए था, 28 का पार्ट ए। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी पर। 28 के पार्ट बी में उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। मैग्नीशियम के जो आयन है वो क्या है, पॉजिटिव है। एंड क्लोरीन के जो आयन है वो क्या है, नेगेटिव है। जो गेन करता है उसके आयंस नेगेटिव में होते हैं, जो लॉस करता है उसके आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है कि इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेम द फॉलोइंग। इनमें से उनके नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट है बलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ए पॉइंट में पूछा गया है जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, वेयर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो उस जगह को हम कहते हैं एल्वियोलर सैक, और उस जगह जो पाया जाता है वो एल्वियोलीज होती हैं। बी पॉइंट में पूछा है इन्होंने कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आरबीसीज। तो आरबीसीज में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है सी,
सी में ये पूछ रहे हैं कि पार्ट वेयर एयर इज़ फिल्टर, वो पार्ट जहाँ पर एयर फिल्टर होती है बाय फाइन एयर एंड म्यूकस, वो जगह, वो पार्ट जो होता है उसको कहते हैं नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स से फिल्टर होकर हमारे लंग्स तक एयर पास होती है। 30 क्वेश्चन नंबर। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ आ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जहाँ से नर्व इम्पल्सेस पास होती हैं और रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करती हैं, वो पाथवे क्या है? हमारा रिफ्लेक्स आर्क है। तो इन्होंने बोला एक सुटेबल एग्जांपल से समझाइए, तो एग्जांपल मैं बता देती हूँ। स्टिमुलस जो हमारी क्या होती है, हीट होती है या फिर एयर होती है या फिर हमारा कुछ भी स्टिमुलस हो, नाइफ हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं हम किसका? हीट का। हीट स्टिमुलस है और हीट को किसने रिसेप्ट किया? वो रिसेप्टर ऑर्गन। तो वो रिसेप्टर ऑर्गन जो है वो क्या है? स्किन है हमारी। ओके स्टूडेंट, स्किन ने रिसेप्ट किया और क्या किया? स्पाइनल कॉर्ड तक इसे पहुंचाया। जैसे स्किन ने हीट को ऑब्जर्व किया वैसे ही तुरंत स्पाइनल कॉर्ड के पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची स्पाइनल कॉर्ड के पास? जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो पहुंची है कि ये क्या हो रहा है? हार्म पहुंचा रहा है। किसको हार्म पहुंचा रहा है? हमारे मसल्स को हार्म पहुंचा रहा है। यानी कि हमारा जो इफेक्टर ऑर्गन होगा वो क्या होंगे? मसल्स। और फिर हम क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स देंगे। वो रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम हैंड को विड्रॉ करेंगे। विड्रॉल अवर हैंड। क्लियर स्टूडेंट? स्टिमुलस हीट है, जो रिसेप्टर ऑर्गन है हीट को स्किन रिसेप्ट करेगी यानी कि ऑब्जर्व करेगी, स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, स्पाइनल कॉर्ड आगे इन्फॉर्मेशन देगा किसको? इफेक्टर ऑर्गन को, यानी कि इफेक्ट होंगी मसल्स और हम रिस्पॉन्स करेंगे उसके तुरंत बाद और हम अपने हाथ को उस हीट से क्या करेंगे? हटा लेंगे, क्योंकि वो हीट हमें क्या कर सकती है? हार्म पहुंचा सकती है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि लिस्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वो कैरेक्टरिस्टिक बताइए जो प्लेन मिरर के द्वारा क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है एंड इरेक्ट इमेज होती है। सेकेंड, साइज जो इमेज का है ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज आपस में क्या होता है? इक्वल होता है या सेम होता है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका वो ये लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरली इन्वर्टेड का मीनिंग है हमारा लेफ्ट साइड मिरर में राइट दिखता है और राइट साइड लेफ्ट दिखता है। एग्जाम्पल है एम्बुलेंस। अब आते हैं हम अथवा के क्वेश्चन पर, यानी कि और के क्वेश्चन पे। और में ये क्या कहते हैं? और सेकेंड पार्ट है हमारा, जिसमें ए पार्ट में पूछा गया है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्ट रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन सेम प्लेस। ये सारे सेम प्लेस पे क्या होते हैं? लाइज होते हैं, ठीक है। किस प्लेस पे? सेम प्लेस पर लाइज होते हैं, प्लेन पर। कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेस। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट उन्होंने इसी में ही पूछा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। फर्स्ट पार्ट तो ये, सेकंड पार्ट जो है इसका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का वो क्या कहता है? स्नेल लॉ है। क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ में कहा गया है साइन आई रेशियो में साइन आर। इसका मीनिंग ये है इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग ये है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बी पार्ट पर। राइट वन डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इमेज। यानी कि इमेज के बेसिस पे, नेचर ऑफ इमेज के बेसिस पे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में क्या करिए? डिफरेंस बताइए। तो नेचर के बेसिस पे इमेज के बी पार्ट है ये इसका, कि जो कॉन्वेक्स है और जो कॉन्केव है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस तो इसका ये है, थिन फ्रॉम कॉर्नर। ये क्या होता है? थिक होता है, थिक फ्रॉम कॉर्नर, थिक एट सेंटर, थिक एट सेंटर, थिन एट
सेंटर, ये सेंटर से थिन होता है और कॉर्नर से थिक होता है। नेक्स्ट है ये कन्वर्जिंग होता है और ये क्या होता है, डाइवर्जिंग। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सोनू नीड्स अ रेट ऑफ पावर 2.5D फॉर करेक्शन ऑफ हिज विजन। ए पॉइंट में उन्होंने पूछा है व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग फ्रॉम, कौन से काइंड का इफेक्ट है जिससे ये क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। तो 32 में ये सफ़र कर रहा है हाइपरमेट्रोपिया से। बी पॉइंट में व्हाट इज फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ क्या है और इसका करेक्शन क्या है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है P इक्वल टू 1/f, P की जगह पावर रख दो 2.5D इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट स्टेप इसका है f इक्वल टू 1/2.5, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लगाया, 5 2 10, 5 5 25, 0 5 4 20। तो इसकी जो फोकल लेंथ है 0.4 मीटर है जो प्लस में आ रही है, ठीक है। और इसका जो करेक्टिव लेंस है, करेक्टिव लेंस इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 समझा देती हूँ मैं। डिफ्रेंशिएट करना है कॉन्ट्रैक्ट और प्रेस बायोपिया पे। तो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, हिंदी में इसको मोतियाबिंद कहते हैं। द लेंस ऑफ द आई टू द क्लाउडी हो जाता है, यानी कि और वाइल प्रेस बायोपिया लेंस टू द बिकम लेस फ्लेक्सिबल, क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और हमें प्लस हमारी जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। मोस्टली ये ओल्ड एज पर्सन में देखने के लिए मिलता है, यानी कि हमारा लेंस क्या हो जाता है, क्लाउडी और मिल्की। क्या हो जाता है, लेंस। क्लियर स्टूडेंट। लेंस क्या हो जाता है, क्लाउडी एंड मिल्की। और ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, ओल्ड एज पर्सन में। जबकि प्रेस बायोपिया है, ये भी मोस्टली ओल्ड एज पर्सन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्रेस बायोपिया। इन्होंने डिफरेंस बोला था इसमें। ये भी मोस्टली कहाँ देखने के लिए मिलता है, ओल्ड एज पर्सन, ठीक है। बट इनकी जो ये पर्सन जो है, इनकी जो पास की नज़र है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और कभी कभी पास की और दूर की दोनों ख़राब हो जाती हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट भी क्लियरली नहीं देख पाते और फार बाय ऑब्जेक्ट भी क्लियरली इनको नहीं दिखते, ठीक है। तो इनको क्या यूज़ करना चाहिए, यानी कि इनकी जो अकोमोडेशन है पावर ऑफ लेंस की, वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो फिर इन्हें करना क्या चाहिए, इसको ठीक करने के लिए हाउ कैन दीज बोथ बी करेक्टेड, उन्होंने बी पॉइंट में पूछा है कि कैसे इनको करेक्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट में तो यूज़ ऑफ बोथ, ठीक है, प्रेस बायोपिया में, तो हमें दोनों लेंस का यूज कर लेना चाहिए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो टेबल पावर। क्लियर। बट अगर किसी को कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, यानी कि क्लाउडी और मिल्की हो जाता है जिसका लेंस, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है, ठीक है। सर्जरी करवा लेनी चाहिए, ठीक है। ये सर्जरी जो प्रोसीजर है वो कॉन्ट्रास्ट वाले लेंस को बिल्कुल रिमूव कर देता है, ठीक है। और हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली सीन होते हैं।